हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। और मैं विभू मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लाई हूँ क्लास 8वीं का साइंस चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव शरीर और अंग संस्थान। इस चैप्टर में हम जो है पूरा स्वाध्याय का प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, केवल प्रश्नों के उत्तर को बताऊँगी, ताकि आप उसको एग्ज़ाम के लिए राइट करके एक तैयार कीजिए और उसको लिख कर याद कीजिए। एग्ज़ाम आने वाला है तो मेहनत से पढ़ाई कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा न बनाऊं, छोटा ही बनाऊं, ताकि आप फिर भी पूरे प्रश्नों को कवर करने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, अंग और अंग संस्थान किससे बने होते हैं। तो अंग जो होता है, अभी आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ी थी। तो यहाँ पे अंग ऊतकों से बने होते हैं और अंग संस्थान समान कार्य करने वाले अंगों के बने होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि मानव शरीर में कौन कौन से अंग संस्थान हैं। तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मानव शरीर में पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान, तंत्रिका संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, अस्थि संस्थान, मांसपेशी संस्थान इत्यादि अंग संस्थान कार्यरत हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न और भी दिए हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं हमारे शरीर में कौन से कार्य चल रहे होते हैं। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं तो अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे रक्त परिसंचरण, यहाँ पर देखिए श्वसन, पाचन, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो हमारे शरीर में श्वसन, रक्त परिसंचरण, तंत्रिका संस्थान पर नियंत्रण इत्यादि प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। कुछ क्वेश्चन रिड्यूस किए गए हैं कोविड के कारण, तो वो हम उन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम स्वाध्याय को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मेरी जोड़ीदार खोजो। यहाँ पे जोड़ियाँ बनानी है आपको। जैसे दिया है समूह अ का समूह ब से हमें जोड़ियाँ बनानी है। तो समूह अ में रक्त के स्पंदन, इसका जोड़ी बनेगा 72 प्रति मिनट। हमारा हृदय 72 प्रति मिनट की गति से क्या करता है, रक्त धड़कता है। तो यहाँ पर इससे इसका मिलान हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, आरबीसी का क्या हो, 50 से 60 लाख। आरबीसी का ये ऊ वाले से मिलान होगा 50 से 60 लाख। इसके बाद क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये 5000 से 10,000 तक होता है। तो यहाँ पर 5000 से 10,000 तक जहाँ पर है उससे बड़ा ऊ, उससे हम इसका मिलान कर देंगे। उसके बाद रक्तदान क्या होता है, 350 ml रक्तदान हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रक्तदान का चौथे का अ से मिलान होगा। निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए। तो निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ई से मिलान इसका हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त का पीएच मान। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का पीएच मान 7, छठवें प्रश्न का आएगा 7.4 ये होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर है, मैंने बोल भी दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सुनकर ध्यान से दोबारा उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। इसमें अंग संस्थान के बारे में दिया है। दो अंग संस्थान है, श्वसन संस्थान और रक्त परिसंचरण संस्थान। ये थोड़ा लंबा आंसर है, देखने में छोटा है, लेकिन इसको अब हम पूरा दिखा देते हैं आपको। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए, अंग संस्थान श्वसन है और रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में है। तो जो श्वसन अंग संस्थान है, यहाँ पर देखिए श्वसन अंग संस्थान में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे नाक, ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेफड़ा, वायु कूपिका और क्या क्या दिया हुआ है, श्वसन पटल, जिसे डायफ्राम बोलते हैं। तो इसके कार्य क्या है, नाक का कार्य है अंतःश्वसन तथा बहिश्वसन स्थान के लिए उपयोगी। जब नाक से सांस ली जाती है तब हवा छानी जाती है, तत्पश्चात छानने की क्रिया के समय हवा थोड़ी गर्म हो जाती है। ग्रसनी का कार्य है भोजन तथा हवा के लिए सामान्य मार्ग देना। और श्वसन नलिका तथा ग्रासनाल का आरंभ करना। श्वसन नलिका क्या करता है, फेफड़ों में हवा ले जाती है और आगे 2 श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। फेफड़े का काम है श्वसन के समय गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। उसके बाद वायु कूपिका जो होती है वो ऑक्सीजन अंदर लेती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर वास्तविक गैसीय आदान प्रदान करती है। उसके बाद लास्ट जो डायफ्राम होता है, श्वसन पटल, जिसे मध्य पटल भी कहते हैं। श्वसन पटल संकुचन तथा शिथिलन के द्वारा श्वसन की क्रिया को संभव बनाता है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो इसके कार्य क्या हैं और ये इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए रक्त परिसंचरण संस्था में होते हैं
हृदय होता है, धमनी है, शिराएं हैं, केशवाहिनियाँ जिसे केशिका भी कहते हैं। तो ये जो है और इसके अलावा और भी हैं रक्त कणिका, यहाँ पर देखिए रक्त कणिका और रक्त द्रव्य, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके क्या कार्य होते हैं। पहले देखिए रक्त परिसंचरण संस्था में हृदय मांसपेशी पंप जो कि संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाहित करता है। धमनी का कार्य है हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक रक्त का वहन करती है। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियां प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीकृत कर रक्त की आपूर्ति करती हैं। शिरा जिसे वेन्स बोलते हैं शरीर के अन्य अंगों से हृदय की ओर रक्त का वहन करती है। फुफ्फुसी शिरा को छोड़कर अन्य सभी शिराएं शरीर के प्रत्येक कोशिका से अनाक्सीकृत रक्त को हृदय में पहुंचाती हैं। केशवाहिनी जिसे केशिका करते हैं, प्रत्येक महत्वपूर्ण अत्यावश्यक अंगों में केशवाहिनियों का संजाल होता है। ऑक्सीजन, पोषक द्रव्य, हार्मोन, जीवन सत्व इत्यादि का आदान प्रदान केशवाहिनियों की भित्ति में से होता है। इस प्रकार के उपयोगी पदार्थ कोशिकाओं की ओर भेजे जाते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद रक्त कणिका जो दिया हुआ है, रक्त कणिका के बारे में देख लीजिए, जिसे रक्त कोशिका भी बोलते हैं। रक्त कणिका या रक्त कोशिकाएं कई प्रकार की विभिन्न कार्य निर्भर होते हैं, जैसे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त पट्टिका। लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिका जो होती है शरीर के सैनिक प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं तथा विभिन्न रोगों से रोग जंतुओं से लड़ते हैं। और रक्त पट्टिका जो होती है वो रक्त के जमने तथा स्कंदन की क्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसके बाद लास्ट में आता है रक्त द्रव्य। रक्त द्रव्य में स्थित अनेक प्रोटीन अनेक विशिष्ट कार्यों में भाग लेते हैं। रक्त द्रव्य को तरलता भी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप जो स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको लिख सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाइए। दो चीज़ों की आकृति यहाँ बनाने के लिए दी गई है, श्वसन संस्थान और हृदय की आकृति बनानी है। तो आप ये डायग्राम साफ और स्पष्ट अपने बुक में भी देखकर बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। इसका साफ सुथरा और नाम लिखकर इसका ये डायग्राम बना लीजिए। और इसके बाद हृदय के आंतरिक डायग्राम ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना लीजिए। बहुत ही साफ सुथरा बनाना है। इसके बाद और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, इसका भी डायग्राम पूछा जा सकता है या फिर इसका मतलब क्या है, वायु कुपिका और वायु कुपिता द्वारा गैसों का आदान प्रदान, ये दो डायग्राम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है, सकारण स्पष्ट करो। क्या स्पष्ट करना है, मनुष्य के शरीर का रक्त लाल रंग का क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त जटिल प्रोटीन है, यह लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है, इसलिए मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद इसी में दिया है कि रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान संबोधित किया गया है। ये आ वाला प्रश्न का आंसर मैं बाद में बताती हूँ। तो चलिए रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान क्यों माना गया है, इसका भी आंसर देख लीजिए। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रक्त का उत्पादन नहीं किया जा सकता। एक स्वस्थ निरोगी रक्तदाता के रक्तदान के द्वारा ही रक्त प्राप्त किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है। किसी भी रोगी अथवा जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को उचित समय पर रक्त आदान प्रदान करने से उस रोगी अथवा पीड़ित व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा रक्तदान से किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ई, बड़ा ई। इसका आंसर देखिए, वो रक्त वाले समूह वाले व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता, अतः वो रक्त समूह वाला रक्त ग्राहक के शरीर में रक्त जमने अथवा स्कंदन की अभिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। इस ओ रक्त वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं, इसलिए वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहा जाता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है कि भोजन में नमक की मात्रा कम क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी आंसर देख लीजिए कि भोजन में नमक की मात्रा, आहार में अधिक नमक होने का अर्थ है आहार पर अत्यधिक सोडियम आयनों का उपस्थित होना। आहार में उपस्थित इन अतिरिक्त सोडियम आयनों के कारण रक्तदाब बढ़ता है। रक्त के बढ़े हुए रक्तदाब की इस अवस्था को उच्च रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब की बढ़ी हुई इस अवस्था कुछ परिस्थितियों में भयंकर तथा प्राणघातक भी हो सकती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने नियमित भोजन में नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। श्वास पटल या मध्य पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया के एक के बाद एक होती रहती है, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि श्वास पटल अथवा मध्य पटल के संकुचन तथा शिथिलन के कारण ही सांस लेना संभव हो पाता है। पसलियों की मांसपेशियों भी सांस लेने में सहायता करती हैं। जब पसलियाँ ऊपर उठती हैं
तब ठीक उसी समय श्वसन पटल नीचे हो जाता है और ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने से फेफड़ों पर दाब कम हो जाता है। इससे निश्वसन के समय मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में जाती है, इससे ठीक विपरीत जब पसलियां अपने मूल अवस्था में लौट आती है तथा श्वसन पटल पुनः ऊपर उठता है तब फेफड़ों पर दाब पड़ता है। इससे उच्छ्वास के रूप में शरीर से नाक के द्वारा हवा बाहर ढकेली जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं श्वास पटल अथवा मध्य पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया के कारण ही संभव हो पाती है। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपने देख लिया है। स्क्रीनशॉट भी आप एक साथ ले सकते हैं ताकि आप उसको आसानी से लिखकर समझ सकें। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखिए। पहला है रक्त परिसंचरण संस्था का श्वसन, पाचन और उत्सर्जन संस्थान के साथ संबंध कार्य के आधार पर लिखो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स में इसका आंसर दिया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट्स है कि श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान तथा उत्सर्जन संस्थान सतत मतलब लगातार एक दूसरे के समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट होकर से कार्य करती हैं। दूसरा, पाचन क्रिया के अंत में पाचन संस्थान जटिल भोजन के अणुओं को तोड़कर साधारण घुलनशील पोषक तत्वों में बदल देता है। तीसरा पॉइंट है आंतों के रसांकुरों में स्थित परिसंचारित रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। चौथा है रक्त अपने परिसंचरण के समय इन पोषक तत्वों का वहन प्रत्येक कोशिका तक करते हैं। पांचवा है श्वसन संस्थान हवा की ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। छठा है कि यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित वायु कुपियों में होती है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है तथा शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। ठीक इसी समय प्रत्येक कोशिका में उत्पन्न अवांछनीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैसीय आदान प्रदान द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद सातवां और लास्ट पॉइंट है कि अवशोषित घुलनशील पोषक तत्व तथा विशेषतः ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से मंद गति ऑक्सीकरण होने के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है और इस प्रकार तीनों संस्थान एक दूसरे के समन्वय के कार्य करके शरीर को जीवित रखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि मनुष्य के रक्त की संरचना एवं कार्य लिखे। तो यहाँ पर मनुष्य की रक्त की संरचना क्या है, यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है तो आप इसको देख लीजिए। रक्त की संरचना के बारे में दिया है तो रक्त का रंग लाल होता है। यह एक प्रवाही पदार्थ है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त द्रव से बना है तथा रक्त द्रव में रक्त कणिकाएं निलंबित होती हैं। इसमें क्या क्या है, रक्त द्रव्य है, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो पहले रक्त द्रव्य के बारे में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। रक्त द्रव्य रक्त का तरल भाग है। रक्त द्रव्य का रंग हल्का पीला होता है। इसकी आकृति हल्की क्षारीय होती है। इसमें लगभग 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रोटीन जिसे प्रोटीन भी कहते हैं तथा 1 से 2% अकार्बनिक लवण तथा अन्य घटक होते हैं। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेन इत्यादि प्रोटीन होते हैं। इसमें कैल्शियम, सोडियम तथा पोटेशियम जैसे अकार्बनिक आयन भी होते हैं। रक्त यहाँ पर देखिए रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त पट्टिका। तो लाल रक्त कणिकाएं के बारे में देख लीजिए, फिर श्वेत और उसके बाद रक्त पट्टिका। लाल रक्त कणिकाएं छोटी वृत्ताकार केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। रक्त के प्रति घन मीटर में 50 से 60 लाख रक्त कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल 100 से 127 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में देख लीजिए। श्वेत रक्त कणिकाएं बड़ी केंद्रक युक्त तथा रंगहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के 5 उप प्रकार होती हैं, बेसिफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स तथा लिम्फोसाइट्स। रक्त के प्रति घन मीटर में 5000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। उसके बाद रक्त पट्टिका क्या है, रक्त पट्टिका बहुत ही छोटी और तस्तरी के आकार वाली कोशिकाएं हैं। रक्त के 1 घन मिलीमीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख रक्त पट्टिकाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा है मानवीय रक्त के कार्य। इसमें क्या है, परिवहन जैसे गैसों का परिवहन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। गैसों के परिवहन में फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त के द्वारा शरीर के सभी क्या होता है भागों, कोशिकाओं तथा प्रवाहित किया जाता है। इसी प्रकार ऊतकों में CO2 फेफड़ों में लाया जाता है। बी है पोषक तत्व। आहार नाल की भित्ति में से रक्त द्वारा साधारण पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्या है वसायुक्त अम्ल इत्यादि लिए जाते हैं तथा रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। सी है अपशिष्ट पदार्थ। ऊतक यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन नामक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में मुक्त करते हैं तथा
रक्त इन पदार्थों का वहन उत्सर्जन के लिए वृक्क में करता है। डी है प्रकीड़ों तथा संप्रेषक। रक्त प्रकीड़ों तथा संप्रेषकों का परिवहन उनके स्राव के स्थान से उनकी अभिक्रिया करने वाले स्थान तक करता है। संरक्षण करते हैं किसका? रक्त में प्रतिरक्षित निर्मित होते हैं। ये प्रतिरक्षी मतलब क्या है? हमें एंटीबायोटिक या इम्यून पावर होता है। जीवों तथा अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण या प्रोटेक्शन करता है। तापमान नियमन आता है। शरीर के तापमान वाहिनी विस्फारक तथा वहिका संकीर्णन के कारण 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थित बना रहता है। चौथा पॉइंट है रक्त शरीर में सोडियम पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखता है। पांचवा, यदि घाव से रक्त स्राव हो रहा हो तो रक्तस्राव रोकने के लिए रक्त पट्टिका तथा रक्त द्रव्य का फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का निर्मित करते हैं तथा रक्तस्राव रोककर घाव बंद कर देते हैं। छठा है कि रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत और क्या होती हैं? रक्त पट्टिका। इसके बारे में अभी आपने पढ़ा है तो डिटेल में वही चीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है? देखिए, लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन की सहायता से श्वसन से संबंधित गैसों का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करें? शरीर से सैनिक ये रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षी उत्पादन करती है तथा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बताती, मैंने बता दिया। और लास्ट में है कि रक्त पट्टिकाएं जो होती हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। तो मैंने सभी प्रश्न पूरे डिटेल में आपको बता दिया है। एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, केवल आपको आंसर ही बताया है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया कि रक्तदान का महत्व एवं आवश्यकता स्पष्ट करो। तो ये भी आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि रक्तदान का क्या महत्व। रक्तदान को कभी भी कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है तो भी एक बार दोबारा देख लीजिए। और मतलब कि रक्त को कभी भी हम लैब में बना नहीं सकते, ये केवल किसी की बॉडी से ही लिया जा सकता है। प्राकृतिक रक्त का कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक निरोगी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त स्राव हो रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर के रक्त के आयतन में कमी हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। अतः यह रक्तस्राव उस व्यक्ति के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अतः दुर्घटना में घायल व्यक्तियों या शल्य चिकित्सा के रोगियों, प्रसव पीड़ा में पीड़ित प्रसूता स्त्रियों के लिए रक्त आधान आवश्यक है। इससे इन व्यक्तियों के प्राण बचाए जा सकते हैं। कुछ रोग जैसे थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर इत्यादि रोगों में नियमित रक्त आधान की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा रक्तदान की आवश्यकता होती है। अतः इन परिस्थितियों में रक्त आधान के लिए एकमात्र विकल्प रक्तदान आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिया है अंतर स्पष्ट करना है। धमनियाँ और शिराएं, हमारे शरीर में जो धमनियाँ होती हैं और शिराएं होती हैं उन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो स्क्रीन पर ये भी आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, आपको 5 से 6 अच्छे से याद कर लेना है उसको लिख। तो यहाँ पर देखिए धमनियों में पॉइंट है कि धमनियां हृदय के शरीर के ऊतकों तक रक्त का वहन करती हैं। शिराएं क्या करती हैं? शिराएं शरीर के ऊतकों से पुनः वापस रक्त का वहन करती हैं। इसका उल्टा शिराएं करती हैं धमनी का। दूसरा पॉइंट है धमनियां शरीर के भीतर गहराई में स्थित होती हैं। शिराएं प्रायः त्वचा के निचली सतही तौर पर स्थित होती हैं। तीसरा है धमनियों में भित्ति मोटी होती है। इसमें है कि शिराओं की भित्ति पतली होती है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट होते हैं। धमनियों की मोटी मांसपेशी स्तर होने के कारण रक्त प्रवाह रुकने पर धमनियां सामान्यतः खुली रहती हैं। शिरा के भीतर रक्त प्रवाह रुकने पर शिराएं नष्ट हो सकती हैं। यहाँ पर फुफ्फुसी धमनी के अतिरिक्त अन्य सभी धमनियां ऑक्सीकृत रक्त का वहन करती हैं। यहाँ पर फुफ्फुसी शिरा के अतिरिक्त सभी शिराएं अनाक्सीकृत रक्त का वहन करती हैं। 7वां नंबर है धमनियां शिराओं की अपेक्षा अधिक मांसल होती है। धमनियों के अधिक मांसल होने से धमनियां अत्यधिक कुशलता पूर्वक ऊतकों तक रक्त का परिवहन तथा ऑक्सीजन का वहन करती हैं। और यहाँ पर 7वां है शिराओं में शिराएं धमनियों की अपेक्षा कम मांसल होती है, परंतु शिराओं में कपाट होने से रक्त का प्रवाह प्राय हृदय की ओर सीधी दिशा में होता रहता है। 8वां और लास्ट है कि धमनियों में अधिकतम रक्तदाब होता है, शिराओं में न्यूनतम रक्तदाब होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला दिया हुआ है वाह्य श्वसन और अंतर श्वसन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, आसानी से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए दिया है पहला प्रश्न
कि बाहर से शरीर के भीतर हवा लेने तथा शरीर के भीतर से बाहर हवा निकालने की प्रक्रिया को वायु श्वसन कहते हैं। इसमें दिया कोशिकाओं तथा ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन में क्या है कि कोशिकाओं तथा वातावरण के मध्य वायु श्वसन होता है। दूसरा, आंतरिक श्वसन केवल शरीर के कोशिकाओं में ही होता है। इसके बाद दिया है कि वायु श्वसन में निश्वसन तथा उच्छ्वास की प्रक्रिया का समावेश होता है। तीसरा पॉइंट है, आंतरिक श्वसन में रक्त की ऑक्सीजन ऊतक द्रव्य में विसरित होती है, जबकि ऊतकों द्वारा मुक्त CO2 रक्त में विसरित होती है। अगला और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि वायु श्वसन में कुछ श्वासोच्छ्वास तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। आंतरिक श्वसन में श्वासोच्छ्वास तथा गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। वायु श्वसन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करती है। आंतरिक श्वसन में कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये आपने अंतर जो दोनों का दिया हुआ था आपने स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रक्तदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में निरोगी होने के लिए कौन से मापदंड आवश्यक है? तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो सबका रक्तदान नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति निरोगी होता है, जिसका शरीर स्वस्थ हो, केवल उसी का रक्त लिया जाता है। तो रक्तदान का स्वस्थ निरोगी होना चाहिए। उसके रक्त में उचित मात्रा में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उसके रक्त में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं RBCs तथा श्वेत रक्त कणिकाएं WBCs की गणना भी सामान्य होनी चाहिए। उसके रक्त में किसी भी प्रकार के रोग का प्रसार करने वाला परपोषी नहीं होना चाहिए, जैसे मलेरिया, परपोषी अथवा डेंगू का विषाणु। रक्तदाता HIV पॉजिटिव अथवा किसी भी प्रकार के संक्रमण रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। रक्तदाता को किसी भी प्रकार के नशे का आदी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए नशीली दवाओं का व्यसनी, शराब का सेवन अथवा शराब का व्यसनी इत्यादि। तो इन सब चीज़ों जो नहीं करता है या जिसकी ये सब क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों का उचित स्थान पर उपयोग करो और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया पहला, रक्त की लाल कोशिकाओं में क्या होता है? रक्त की लाल कोशिकाओं में डैश यह लौह यौगिक होता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन नामक लौह यौगिक होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रक्त की लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लौह यौगिक होता है। फिर दूसरा दिया है डैश उदर गुहा तथा वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है। तो उदर गुहा, श्वसन पटल उदर गुहा तथा वक्ष गुहा के मध्य होता है। तो यहाँ पर श्वसन पटल लिख लेंगे। उसके बाद हृदय की पेशियाँ डैश होती है, तो यहाँ पे अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियाँ क्या होती है? अनैच्छिक होती हैं, लिख लेंगे। ऑक्सीकृत रक्त का pH क्षारकीय होता है, तो यहाँ पे क्षारकीय डाल लिख लेंगे। और पांचवा और लास्ट है, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो अस्थि मज्जा यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। आगे दिया है कि हम में अलग कौन है, पहचानो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में अक्सर। यहाँ पर देखिए AOK, AB और B, तो यहाँ पर कौन सा अलग है? यहाँ पे ये भी है क्वेश्चन। तो पहले में K अलग है, ये वाला K क्यों अलग है? क्योंकि अन्य सभी रक्त के घटक हैं, जबकि K रक्त का घटक नहीं है। दूसरा दिया है रक्त द्रव्य, रक्त पट्टिका, रक्त आधान और रक्त कणिका। इसमें क्या अलग है? तो इसमें रक्त आधान अलग है, अन्य सभी रक्त के घटक हैं। ठीक है। तीसरा दिया है कि श्वसन नलिका, वायु कुपिका, श्वास पटल और केशिकाएं। इसमें केशिकाएं अलग हैं, अन्य सभी श्वसन संस्थान के अंग है। संपूर्ण शरीर में केशिकाओं का संजाल फैला होता है। और चौथे में दिया है न्यूट्रोफिल, ग्लोबुलिन्स, एल्बुलिन्स और प्रोथ्रोम्बिन। इसमें न्यूट्रोफिल अलग होगा, न्यूट्रोफिल पे अंडरलाइन कर लेंगे। अन्य सभी रक्त में स्थित प्रोटीन होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि आज दिए गए परिच्छेद को पढ़ना है और रोग विकार पहचाना है। आज उसका बालक 1.5 साल का हो गया, परंतु वह निरोगी हंसमुख नहीं है। वो लगातार चिड़चिड़ करता है, दिनों दिन रोगी और कमज़ोर दिखता है। और क्या है, उसकी श्वसन क्रिया तीव्र हो गई है, उसके नाखून नीलाभ दिखाई देने लगे हैं। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, उसका भी आंसर आप देख सकते हैं कि बच्चे का हृदय उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, उसका नीला नाखून ऑक्सीजन की कमी दर्शाता है, इससे बच्चा श्वसन के विकार से भी पीड़ित है, ऐसा परिलक्षित होता है। तो ये परिच्छेद पढ़ने के बाद हम इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। आखिरी प्रश्न है कि तुम्हारे पड़ोस के चाचा के रक्तदान दाब के रोग का निदान डॉक्टर ने क्या किया? उसका रक्तदाब नियंत्रण में रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब कि कोई चाचा जी हैं, उनका जो है
रक्त ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन वो कैसे ही नॉर्मल रहना चाहिए। तो यहाँ पर उसका आंसर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि उच्च रक्तदाब के कई कारण हो सकते हैं, सही कारण ढूंढने का प्रयास करो। क्या यह उच्च रक्तदाब व्यायाम की कमी के कारण है, मोटापा या अधिक उपवास रखने से, जंक फूड का सेवन करने से, अधिक नमक का सेवन करने से, अथवा मानसिक तनाव इत्यादि से उत्पन्न हुआ है। यह जानने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अच्छे उचित चिकित्सक मतलब डॉक्टर होते हैं के पास जाना चाहिए तथा चिकित्सक द्वारा निर्देशित उच्च रक्तदाब नियंत्रित करने की दवाएं लेनी चाहिए। उन्हें कभी भी प्रतिदिन दवा न लेने की चूक नहीं करनी चाहिए। उन्हें नमकीन तथा डिब्बाबंद संरक्षित खाना खाने से बचना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन योग तथा ध्यान करना चाहिए। उन्हें कुछ तनाव प्रबंधन की तकनीकी भी मदद लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।